हेलो बच्चों। कैसा लग रहा है न्यूमेरिकल सॉल्विंग सेशन। और आज उम्मीद है कि आपने प्रिज्म फार्मूला ड्राइव किया होगा। मुश्किल तो नहीं लगा था ना प्रिज्म फार्मूला? 5 मार्क्स का आता है सीबीएसई में। अच्छा, सीबीएसई में 5 मार्क्स का तो आता ही है। उसके अलावा प्रिज्म फार्मूला के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी ढेर सारे आते हैं और एमसीक्यू भी बहुत आते हैं। तो अच्छी तरह से उसको आपको उम्मीद है कि प्रैक्टिस कर ली होगी आपने। आसान लगा था ना बच्चों? अच्छा, अब आज क्या करने वाले हैं? आज हम लोग, अच्छा मैंने मालूम क्या किया था आपको, प्रिज्म फार्मूला ड्राइव किया था, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन बताई थी और बताया था कि जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है प्रिज्म में तो उसमें क्या क्या होता है। अच्छा हाँ, अरे मुझे याद आया, मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल एग्जाम में किस तरह करना है, मुझे आपको ये बताना था। बहुत एकदम से क्लिक किया मुझे अभी बात करते करते। तो आज आपको बताऊंगा मैं प्रैक्टिकल कैसे करना है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है एग्जाम में, आज वो डेफिनेटली बताऊंगा। और क्योंकि प्रैक्टिकल्स का आपको टाइम मालूम है बहुत कम मिलेगा आपको, क्योंकि अब आपका 2-1 महीने तो वैसे ही पीछे हो जाएंगे, तो आपको बहुत कम प्रैक्टिकल्स का टाइम मिल पाएगा। तो मैं चाह रहा हूं कि आज आपको प्रैक्टिकल की थोड़ी सी प्रैक्टिस कैसे कराऊं, तो थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको कैसे प्रैक्टिकल आपको ये परफॉर्म करना है कुछ। और आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैंने मालूम क्या किया था कि सीधे ही आपको लास्ट टर्न में आईआईटी के प्रॉब्लम सॉल्व करवा दिया था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सबने वो आईआईटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली होगी और सबको आसानी से समझ में आ भी गई होगी। अब उसका फायदा क्या होगा, अब जो सिंपल प्रॉब्लम दिए जाएंगे ना वो तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। ओके, अच्छा आज मैं कुछ एक प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करवाता हूं, फिर एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला फॉर ए थिन प्रिज्म हम डिस्कस करेंगे, फिर आज हम डिस्पर्सिव पावर क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम इस प्रिज्म के ऊपर बेस्ड प्रैक्टिकल के ऊपर बेस्ड कैसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है उसके बारे में भी आपको इस बीच में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब प्रिज्म फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। यहां मैं कुछ यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं प्रिज्म फॉर्मूला की, जो हमने ड्राइव किया था लास्ट टर्म में। जल्दी जल्दी प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने देखा था कि जब डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम होता है तो ये आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम। मैंने बोला था कि बच्चों ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसको मैंने फॉर्मूला नंबर 1 लिख दिया। और R1 प्लस R2 इज इक्वल टू होता है ए, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट, इन दोनों को आप ध्यान में रखना। तो जब डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम होता है तब क्या होता है, आई इज इक्वल टू हो जाता है ई एंड R1 इज इक्वल टू R2, दोनों इज इक्वल टू R हो जाते हैं। ठीक है, तो अब जरा ये वाली बातें आपने सबने गौर कर ली होंगी। ये इन पर्टिकुलर ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं और बड़ा शॉर्ट एमसीक्यूज होते हैं। लेकिन अगर ये फॉर्मूला ध्यान ना हो, अक्सर ध्यान नहीं रहता बच्चों का इस फॉर्मूला के ऊपर, तो ये फॉर्मूला ध्यान अगर ना हो तो बच्चे से सिंपल सा न्यूमेरिकल नहीं हो पाता, और वो होता भी है तो 3-4 पेज का सॉल्यूशन करके होता ही है, तो बड़ा शॉर्ट ट्रिक से आ जाता ही। अच्छा, ये फॉर्मूला डिस्पर्सिव पावर में भी यूज होगा, इसलिए आपको मैंने पहले बता दिया कि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना आपने। तो आज कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नंबर 1 आज का। मुझे दिया हुआ एक प्रिज्म में एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू दी हुई है 45 डिग्री। ठीक है, आज की एग्जांपल नंबर 1 चल रही है। ओके, और क्या दिया हुआ है, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम दिया हुआ है कि एंगल ऑफ डिविएशन जो है अपनी मिनिमम वैल्यू के ऊपर है। और क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू √2 दी हुई है। पूछ क्या रहे साहब, ये पूछ रहे हैं ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एक प्रिज्म है, उसके ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री के ऊपर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, तो एंगल ऑफ डिविएशन उस कंडीशन में मिनिमम वैल्यू अटेन करता है। और प्रिज्म के जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 होता है। तो फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट मुझे करना है कि ए की वैल्यू कितनी, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब इसमें हमें क्या डेटा दिया हुआ है, ऑप्शंस क्या दिए हुए, ये ऑप्शंस, ऑप्शन ए दिया हुआ है 30 डिग्री, ऑप्शन बी दिया हुआ है 45 डिग्री, ऑप्शन सी कितना है 60 डिग्री का, और ऑप्शन डी लास्ट ऑप्शन है कितना, ये लास्ट ऑप्शन मान लो 15 डिग्री। ये ऑप्शंस है हमारे, ठीक है। ओके, अच्छा हम जानते हैं n इज इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर।
ठीक है ना। साइन आई की वैल्यू दी हुई है, और एन की वैल्यू दी हुई है, साइन आई की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू दी हुई है। क्या करना है, फटाफट वैल्यू यूज करना है। अब सवाल ये कि मेरे दिमाग में ये वाला फॉर्मूला क्यों आया, यही तो है ना कि बच्चे यही मिस करते हैं कि अगर ये फॉर्मूला यार उन्होंने उठा के एकदम से रख दिया, हम कैसे रखें, हमें ध्यान में नहीं आएगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो बच्चों हमेशा मैं बोलता हूं, देखो जो गिवन है उसको जरा ध्यान से देखो। गिवन जब आप ध्यान से देखोगे तो बत्ती जलेगी, और बत्ती जलेगी तो फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है, ठीक है ना। तो जब आप देख रहे हैं कि आई की वैल्यू दी हुई है और एन की वैल्यू दी हुई है, और आई और एन एक ही फॉर्मूला से कनेक्टेड है, और ये है एन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, कुछ सोचना ही नहीं। ओके, तो एन की वैल्यू है √2, साइन आई की जगह में क्या लिखूंगा, आई की वैल्यू साइन 45 डिग्री अपॉन साइन आर, ठीक। ओके, तो साइन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 45 की होती है 1/√2, और ये वाला √2 भी उसको जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो इट मींस आर की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। नोट कर लो बेटा इतना, आर की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अब कुछ और बत्ती भी जली होगी। क्या दिया हुआ है, बोल रहे हैं डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम है। तो जब डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम होता है तो R1 और R2 क्या होते हैं, याद आ गया। वो देखो अब यही होता है कि जब पढ़ाया जा रहा होता है तो आपसे कुछ चीजों को हमेशा याद करने के लिए कहा जाता है और बोला जाता है बच्चों ध्यान में रखना, ध्यान में रखना, ध्यान में रखना। अगर ध्यान में नहीं रखोगे तो इतनी सिंपल सी प्रॉब्लम बिल्कुल स्लिप कर जाती है माइंड से, और आप इतना सिंपल सा प्रॉब्लम छोड़ के आ सकते हैं। तो अब मैं यहां फिर से लिख रहा हूं ताकि आपको भी याद हो जाइए। वी नो दैट इफ डेल्टा अटेन्स द मिनिमम वैल्यू then we know that R1 is equal to R2 is equal to R, ये होता है, हम जानते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 2R is equal to A, ठीक है ना। R की वैल्यू तो आ गई मेरे पास कितनी, 30। इसका मतलब यह हुआ कि A is equal to क्या होगा, 2R होगा। तो 2 into 30 is equal to A। दिस इंप्लाइज दैट एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। किससे मैच कर रहा है, ये है 60 डिग्री वाला ऑप्शन मेरा, 60 डिग्री। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। होपफुली समझ में आ गया होगा। दोबारा समझा दूं, बिल्कुल दोबारा समझा दूंगा। जब पढ़ाते तो बच्चे बोलते ही हैं सर एक बार दोबारा समझा दीजिए, कुछ बच्चे मिस कर देते हैं। देखो फटाफट दोबारा ये याद होना चाहिए। और क्या मालूम होना चाहिए, जब डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम होता है तो क्या होता है, आई इक्वल टी होता है, और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू होता है R। ये बार बार आपको ये चीज बताई जाती है। अब प्रॉब्लम क्या है, एक प्रिज्म है जिसमें डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम यानी मिनिमम डिविएशन की कंडीशन अचीव हो रही है उसमें। और क्या हो रहा है उसमें दिया है कि एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 45 डिग्री है। और क्या दिया हुआ है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, बल्कि अब पूछा गया है कि एंगल ऑफ प्रिज्म ए कितना है, फाइंड आउट करिए। ये हमारे ऑप्शंस। सवाल ये कहां से शुरू करें, तो जो गिवन है उसको बड़े कंसंट्रेशन से, हमेशा जो गिवन है उसको हमेशा कंसंट्रेशन से हमें देखना होता है। इस बात को बार बार बताया जाता है कि जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठे तो आपका आधा सॉल्यूशन तो किताब में, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि 60-70% सॉल्यूशन तो क्वेश्चन में छुपा होता है। उसी को तो निकालना, पकड़ के ढूंढ के लेके आना है। जिस बच्चे ने ये स्किल डेवलप कर लिया कि जो प्रॉब्लम में छुपा हुआ सॉल्यूशन, आपने जो हिडन इंफॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट करना अगर आपको आ गया तो प्रॉब्लम क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड, और कुछ भी नहीं। तो अब हमें आई दिया हुआ है और एन दिया हुआ है और डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एन की कंडीशन दी हुई, पूछा प्रिज्म है, प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म ए पूछा गया है। तो अब सवाल ये कि फॉर्मूला कौन सा यूज करूं, तो देखो आई और एन दिए हुए हैं ना, तो आई और एन कौन सा फॉर्मूला से रिलेटेड होते हैं, स्नेल्स लॉ से रिलेटेड होते हैं। तो अब यहां वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू आ गई। अब आर की वैल्यू आ गई आपकी 30 डिग्री, ठीक है ना। अब सवाल ये कि कैलकुलेट क्या करना है, ए, तो ए और आर में क्या रिलेशन है, हाँ ए और आर में रिलेशन है। R1 प्लस R2 इक्वल टू होता है ए, और जब डेल्टा हिट करता है इसकी मिनिमम वैल्यू डेल्टा एम को, तो R1 और R2 दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं R प्लस R, 2R इक्वल टू ए, तो 2R इक्वल टू ए आ गया। तो 2R की वैल्यू यहां से निकाल ली हमने, 60 डिग्री हो गई ये वाली। तो A इज इक्वल टू 60 डिग्री। नोट करिए एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, आज का सेकंड प्रॉब्लम। होपफुली के सबने नोट कर लिया होगा। मिटा रहा हूं इस प्रॉब्लम को। तो बच्चों
आप एंजॉय कर रहे हो ना न्यूमेरिकल्स एंड एमसीक्यू सेगमेंट सेशन इस प्रिज्म फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड। अच्छा, अब आगे भी आपकी नॉलेज टेस्ट की जाएगी, तो जवाब देने के लिए सब बच्चे तैयार रहना, बिल्कुल प्रॉम्प्ट, ठीक है? ओके, चलो आज की प्रॉब्लम नंबर 2 जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या है वो प्रॉब्लम? वो प्रॉब्लम ये है, आज का एग्जाम्पल नंबर 3, बल्कि आज कौन सा होगा? हाँ, आज का सेकंड, ठीक है ना? तो ये बोल रहे साहब एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2 और उसका एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री दिया हुआ है और डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम है, मतलब मिनिमम डिविएशन की कंडीशन हिट हुई है। अब ये प्रीवियस प्रॉब्लम से रिलेटेड है, बोल रहे हैं आई की वैल्यू कितनी होगी। अब आप ये कैलकुलेट करके दिखाइए। मैं समझता हूं कि ये वाला प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द बच्चे आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, इसलिए मैं इसमें ज्यादा समझाऊंगा नहीं। दोबारा स्नेल्स लॉ लगाते। अब क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आई और एन अगर दिया है तो क्या लगाना है? स्नेल्स लॉ लगाना है, सबसे पहले सोचना ही नहीं। तो आई और एन दिया हुआ है, सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगा दो। तो एन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। क्या फाइंड आउट करना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना है। रिमेंबर एन की वैल्यू कितनी है? √2 है। साइन आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और अब देखो यहां पर साइन आर, अब यहां खेल हो गया दोबारा फिर से। डेल्टा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? अगर ये दिया हुआ है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो यूज होगा। और आर से इसका रिलेशन क्या होता है? जब डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम होता है तो हम जानते हैं, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू होता है A। तो R1 और R2 दोनों हो जाते हैं इक्वल, देयरफॉर 2R इक्वल टू होता है A, होता है ना? अब A तो मुझे दिया हुआ है, तो 2R इज इक्वल टू कितना? 60 डिग्री हो गया, ठीक है ना? A दिया हुआ है तो R की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो यहां मैं क्या लिखूंगा? साइन 30 डिग्री। इतना करने से आप कैलकुलेट कर पाएंगे आई की वैल्यू? मुझे यकीन है डेफिनेटली कर पाएंगे। तो √2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन 1/32 इसकी वैल्यू होगी। इट मींस साइन आई की वैल्यू कितनी होगी? हाफ 1/2, √2 को मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा √2 अपॉन 2। ओके, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, √2 अपॉन √2, ठीक है ना? तो √2 से √2 कैंसिल, ये इनटू मल्टीप्लाई होकर 2 से कैंसिल हो गया। तो साइन आई की वैल्यू कितनी आई? साइन आई की वैल्यू आ गई 1 अपॉन √2, है ना? तो आई की वैल्यू कितनी? यस, 45 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है हमारा? अच्छा, ऑप्शन मैंने लिखे ही नहीं, कोई बात नहीं, आप कैलकुलेट कर लीजिए। ऑप्शन क्या होगा? 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। एक ऑप्शन सही होगा हमारा, 45 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं लास्ट, फिर डिस्पर्शन प्रॉब्लम। होपफुली कि ये वाली प्रॉब्लम भी आपने एंजॉय की होगी। और एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, मैं वही वाली बात के, अब जिन बच्चों को इस प्रिज्म फॉर्मूला के बीच के स्टेप्स अगर याद होंगे तो ये प्रॉब्लम समझने में आसानी होगी। आज के लास्ट प्रॉब्लम करवा रहा हूं मैं ये। अच्छा, अब आज की प्रॉब्लम में हमें गिवन है ये एग्जाम्पल नंबर आज का हो गया 3 और एक फिगर दिया हुआ है। ये मुझे दिया हुआ एक फिगर, हाँ, ये एंगल क्या कहलाता है? यस, एंगल ए कहलाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। कितनी वैल्यू दी हुई है इसकी? 45 डिग्री इसकी वैल्यू दी हुई है। अच्छा, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ए बी और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस बी सी है और ये रे ऑफ लाइट ऐसे एंटर हुई। कौन से एंगल के ऊपर हुई एंटर? ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री ये, और ये बोल रहे हैं कि रे ऑफ लाइट यहां से सीधे निकल गई, ठीक है? तो अब क्या बोल रही है? आई की वैल्यू 60 डिग्री है, ए की वैल्यू 45 डिग्री है, एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे फाइंड आउट करना है और डेल्टा की वैल्यू भी मुझे फाइंड आउट करनी है फ्रॉम दिस गिवन डेटा। और कुछ नहीं दिया, ऑप्शन दिए हैं इसके बाद। ऑप्शन ए एन इक्वल टू 1.5 और डेल्टा इक्वल टू 15 डिग्री, ये पहला ऑप्शन, ठीक है ना? ऑप्शन बी 1.√3/2 और ये कितना? 15 डिग्री। ऑप्शन सी
ऑप्शन सी है √3/2 15 डिग्री, और लास्टली ऑप्शन डी यहां लिख रहा हूं मैं, ऑप्शन डी है होल अंडर √3/2 और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डिविएशन 15 डिग्री। ये कितना दिया हुआ है n, और ये 15 डिग्री ऑप्शन, ये डेल्टा की वैल्यू, हमारे 4 ऑप्शन है, ये निकालना है। नोट कर लो बेटा। होपफुली के प्रॉब्लम तो सबको समझ में आ ही गई होगी। यही तो इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम समझना तो इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन तो मल्टीप्लाई डिवाइड, प्रॉब्लम समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगेन सिंस n इज इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r। अरे यार ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे तो और कौन सा कैलकुलेट करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट तो दी नहीं है, तो एक ही तो फॉर्मूला बचता है, ये रहा फॉर्मूला। I की वैल्यू दी हुई है 60, R की वैल्यू चाहिए, ये रहा एंगल R। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। आप क्लास में होते तो मैं बच्चों से पूछता, बच्चों देखते हैं R की वैल्यू सबसे पहले कौन बताता है। अच्छा, अब ये रे ऑफ लाइट इस सरफेस से सीधी चलेगी, मतलब ये एंगल कितना 90 डिग्री का, और ये वाला ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 45 का, तो ये कितने का होगा बच्चों, सब लोग एक साथ बोलेंगे, ये कितने का होगा, यस इट इज ऑल्सो ऑफ 45 डिग्री। और अगर ये 45 का और ये इसके ऊपर नॉर्मल है तो R की वैल्यू भी कितनी आएगी बच्चों, 45 डिग्री। R हमने कैलकुलेट कर लिया, R की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। यही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। दोबारा समझा देता हूं, देखिए ये रे ऑफ लाइट गिवन है, यहां से प्रॉब्लम में ये है कि जब रे ऑफ लाइट फर्स्ट फेज के ऊपर 60 डिग्री से एंटर होती है और सेकंड फेज से अनडिविएटेड पास हो जाती है, ये है प्रॉब्लम। जैसा कि फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट फेज के ऊपर 60 डिग्री से एंटर होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60, और सेकंड फेज से अनडिविएटेड पास हो जाती है। कब होती है अनडिविएटेड पास रे ऑफ लाइट, जब उस फेज पर उसका कौन सा इंसिडेंस होता है, नॉर्मल इंसिडेंस होता है ना। ये सब बातें हमको अच्छी तरह से मालूम है, हम इसको पहले खूब अच्छी तरह से कई बार पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल एमरजेंस, तो ये एंगल 90 हुआ। अब ये मेरा एंगल R जो मुझे मालूम नहीं है, अब ये 45 दिया हुआ है, तो अगर ये 45 दिया तो कहीं ना कहीं तो यूज आने वाला है उसका। हमेशा याद रखो, जो भी गिवन है कहीं ना कहीं यूज आने वाला है उसका, आगे यूज। आपको एंगल ऑफ प्रिज्म दिया था 45 डिग्री, ये एंगल 90 आ गया। प्रिज्म ट्राइंगल के 2 एंगल आ गए, तो थर्ड फाइंड आउट करना मुश्किल बात नहीं है। तो ये देख के पता चल रहा है कि ये वाली 45 होगी। अब क्योंकि ये सरफेस के ऊपर नॉर्मल है और ये एंगल 45, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल भी कितना होगा, 45 होगा। R इस तरह फाइंड आउट करना कोई मुश्किल बात, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, अब R की वैल्यू में यहां पुट करेंगे तो N की वैल्यू आ जाएगी। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, साइन 60 अपॉन साइन कितनी है R की वैल्यू, R की वैल्यू 45 डिग्री। चलो यार वैल्यू पुट करो और कैलकुलेट करो। साइन 60 की होती है √3/2 होल अपॉन साइन 45 की होती है 1/√2। सॉल्व करते जाओ, √3/2 इंटू √2 आ गया। ये तो कोई किसी पर्टिकुलर, ये वैल्यू √6/2 कौन से वेल डिफाइंड एंगल की वैल्यू होती है साइन के, तो रेशनलाइज कर दो। कैसे करते हैं रेशनलाइज, √2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा, ये है ना। ये 2 से √2 इंटू √2 ये कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आई, √3/√2। मतलब मैं लिख सकता हूं √3/2, जो कि सिर्फ एक ही प्रॉब्लम ऑप्शन में दिया हुआ है, और किसी ऑप्शन में ये वैल्यू नहीं दी। √3/2 है, √3/2 नहीं। मान ले एक और ऑप्शन में होल √3/2 दिया हुआ है, मान लें, जो दिया भी जा सकता है। तो अब इसका मतलब ये कि मेरा ये ऑप्शन, ये बात तो है कि मेरे ये 2 ऑप्शन रॉन्ग होगा। अगर मान ले कि एक और ऑप्शन में √3/2 दिया होता, तो अब इसका मतलब ये कि मुझे एंगल ऑफ डेविएशन के लिए भी जाना होगा। अच्छा, अब मैंने कहा था बेटा देखो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, है ना। बहुत कितना काम का फॉर्मूला है ये वाला। I प्लस E इक्वल टू A प्लस डेल्टा। I दिया हुआ है यस 60, A दिया हुआ है यस 45 दिया हुआ है। E अगर पता चल जाए तो डेल्टा पास फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात
नहीं है। अब ये एंगल ऑफ एमरजेंस, यही एमरजेंट है, यही नॉर्मल, क्योंकि ये नॉर्मल एमरजेंस। तो ई की वैल्यू कितनी हुई एट वंस 90 मत बोलना। एंगल ऑफ इमरजेंस होता है नॉर्मल एंड इमरजेंट रे के बीच का एंगल, तो 90 नहीं हुआ ये। एंगल ऑफ इमरजेंस, इमरजेंट रे भी ये और नॉर्मल भी ये, दो बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, जब भी तो नॉर्मल इमरजेंस हुआ। तो ई की वैल्यू कितनी हुई? यस यू आर राइट, सबको समझ में आ गया होगा, ये 0 हुई। तो अब मैं यहां से वैल्यू पुट करता हूं, डेल्टा कैलकुलेट करता हूं। आई की वैल्यू 60 डिग्री प्लस 0, ए की वैल्यू 45 डिग्री प्लस डेल्टा, है ना। तो डेल्टा कितना हुआ? 60 माइनस 45 डिग्री, इट मींस डेल्टा की वैल्यू 15 डिग्री। तो ये रहा मेरा करेक्ट ऑप्शन। बच्चों उम्मीद है कि ये वाली प्रॉब्लम भी आपने बहुत एंजॉय की होगी। हाँ, ये वही बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे जिन्होंने प्रिज्म फॉर्मूला के सारे स्टेप्स को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, प्रैक्टिस किया होगा। आप ये नोट करिए, फिर हम थिन प्रिज्म के ऊपर आ रहे हैं, फिर वहां से डिस्पर्शन के ऊपर आएंगे हम। इसको नोट कर लीजिए पहले। अब हमने प्रिज्म के ऊपर, अच्छा अब आप सोच रहे होगे कि यार हमने प्रिज्म के ऊपर बहुत वैरायटी के क्वेश्चन कर लिए, तो बेटा अभी कुछ भी नहीं किया, अभी तो बहुत वैरायटी के। हाँ, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन को टच करने की जरूर कोशिश की है, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। इतने वैरायटी के क्वेश्चन से अगर आपने ये सब अच्छी तरह से कर लिया होगा तो ऑलमोस्ट आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर, इतनी कॉम्पिटेंस डेफिनेटली डेवलप हो गई होगी। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं इसके बाद। थिन प्रिज्म, फॉर्मूला में आज का जो डिराइव कर रहा हूं, आप उसकी हेडिंग डाल दो, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ थिन प्रिज्म। एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ थिन प्रिज्म। ये थिन प्रिज्म कहां यूज होता है और होता क्या है, तो डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। वो प्रिज्म जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म काफी नैरो होता है, बहुत कम होता है, थिन प्रिज्म कहलाता है। ये इसका एंगल ऑफ प्रिज्म है, ए ऐसा प्रिज्म थिन प्रिज्म कहलाता है। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री से जनरली कम होती है, बहुत कम वाले भी होते हैं। किस काम आता है ये प्रिज्म आता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, लाइट के वेवलेंथ को एनालाइज करने के लिए, डिफरेंट कलर की लाइट की वेवलेंथ को प्रोड्यूस करने के लिए, और उनकी वेवलेंथ को मेजर करने के लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिज्म है। और अब इसी के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ थिन प्रिज्म, डेल्टा का फॉर्मूला मुझे डिराइव करना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n। अच्छा, अब कुछ बातें मैं, कुछ स्टेप्स अवॉइड करूंगा जो हम पहले ही कर चुके, और जो पहले आपको बताया गया था कि देखो बच्चों ये वाले स्टेप्स आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मान लिया मैंने फर्स्ट सरफेस है, यहां पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये रे ऑफ लाइट ऐसे डिविएट हो जाती है, ये वाला एंगल R1 होता है। यहां पर भी मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल R2 हो गया, और ये रे ऑफ लाइट ऐसे सीधे जा रही थी, अब यहां से ऐसे पास हो जाती है, तो ये हुआ एंगल ऑफ डेविएशन और ये हुआ एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है ना। अब मालूम आपको ये होना चाहिए, इसमें मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट R1 प्लस R2 इक्वल टू होता है A, एंड I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। ये दो फॉर्मूले बहुत काम के हैं, दोबारा यहां यूज हो गए, आप इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना, बहुत काम आएंगे ये, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है?
देखो थिन प्रिज्म का मतलब होता है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म काफी स्मॉल होता है, ये तो थिन प्रिज्म होता ही है। और कंडीशन क्या है? अब कंडीशन ये है कि I इज वेरी स्मॉल, याद रखना ये कंडीशन है। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा स्मॉल होना चाहिए सो दैट हमारे जितने भी एंगल्स हैं I, so that E and R1 and R2 are all very small। पहली बात तो एंगल ही थिन प्रिज्म है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म काफी स्मॉल हो गया। तो जब एंगल ऑफ प्रिज्म काफी स्मॉल होता है तो वैसे सारे एंगल्स की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। एक और एडिशनल कंडीशन इसमें डाल दी गई कि किस कंडीशन में ये जो फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं एप्लीकेबल है। ये फॉर्मूला उस कंडीशन में एप्लीकेबल है जब आई की वैल्यू काफी कम होती है। जब आई की वैल्यू काफी कम होती है, अगर आई की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा? एन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है। प्रिज्म लेंस फॉर्मूला, सॉरी स्नेल्स लॉ है ना, प्रिज्म फॉर्मूला भी कहते हैं इसको। तो जब आई की वैल्यू कम होगी तो ऑटोमेटिकली ई की भी और R1 की भी और R2 के सारी वैल्यूज हमारी काफी कम हो जाएंगी। बस इसका ध्यान रखना, ऑल दी एंगल्स आर वेरी स्मॉल, ऑल दी एंगल्स आर वेरी स्मॉल। कौन कौन से? I, E, R1, R2, A, ऑल दी एंगल्स आर वेरी स्मॉल, दैट इज बी केप्ट इन माइंड। ओके, अब यहां देखिए, मैं जानता हूं एट फेस ए बी, पहले फेस ए बी के ऊपर आते हैं। एट ए बी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, याद रखना, ठीक है ना। तो n इक्वल टू क्या होता है? n इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन R1। सिंस I एंड R आर स्मॉल, सिंस I एंड R1 आर स्मॉल, अब मैं यहां आ जाता हूं। अगर I और R स्मॉल है तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं therefore I can comfortably write here like that n is equal to I upon R1 so that I की वैल्यू आ गई n R1 और मान लिया आपने ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। देखो बच्चों कितना आसान है ये। अगर एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा। बार बार इस चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर एंगल की वैल्यू स्मॉल होगी तो साइन आई इक्वल टू आई होगा, साइन थीटा इक्वल टू थीटा होगा। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा इक्वल टू थीटा, टेन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा। कीप इट इन माइंड, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को याद रखेंगे। अब आ जाते हैं फेस एसी के ऊपर। एट फेस एसी में ये बात मुझे ध्यान में है कि मुझे विद इन द स्टिपुलेटेड अलॉटेड टाइम प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट कैसे कराना मुझे ध्यान में है। ये वाली बात तो मैं जल्दी जल्दी चलता हूं थोड़ा आज के लिए। और फेस एसी के ऊपर आ गए है ना। अब यहां देखो रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू द प्रिज्म, अगर विथ रिस्पेक्ट टू प्रिज्म एयर का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, अगर प्रिज्म का एन है तो विथ रिस्पेक्ट टू एयर प्रिज्म का क्या होगा? 1/n। ये हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से पढ़ा था। तो मैं अब एन नहीं लिखूंगा एट फेस ए बी पे जैसे लिखा हुआ है, मैं लिखूंगा 1/n, क्योंकि एयर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/n होगा। अगर ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर n है तो एयर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास 1/n होगा। अब बहुत बच्चे यहां मिस्टेक करके आते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना बच्चों। 1/n इज इक्वल टू, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? R2, तो ये हो गया साइन R2 अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया E, तो 1/sin E, ये साइन E हो गया। अगेन सिंस R2 एंड E आर स्मॉल है ये, तो मैं लिख सकता हूं 1/n इज इक्वल टू R2/E। दिस मीन्स E की वैल्यू कितनी होगी? nR2 हो गई। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया बच्चों। जब तक इसको नोट कर लीजिए आप, ये वाला पार्ट मैं आपके लिए रेडी कर लूं, ठीक। होपफुली सबने नोट कर लिया होगा। ये थिन प्रिज्म है, ये वाला हमारा फॉर्मूला थिन प्रिज्म के लिए है। चलो आज जल्दी जल्दी फटाफट कराया बेटा। ओके, होपफुली ये सब नोट कर लिया होगा। जिन बच्चों का छूट जाए रिवाइंड करके देख लेना, अपन टाइम अपना यूटिलाइज करें। अब ये आई और ई की वैल्यू मैं यहां रख रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है ना।
मेक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन कहां से, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन 2। मेक सब्स्टिट्यूशन यानी आई और ई की वैल्यू थर्ड फोर्थ से निकाल के आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। ये फॉर्मूला भी ड्राइव करने के लिए आता है सीबीएसई में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा है इसका, इसके ऊपर बेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, हम भी करेंगे। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, ये वाला इक्वेशन नंबर 2 यूज कर रहा हूं। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू NR1 लिख दिया मैंने, आई की वैल्यू है NR1 प्लस ये वाला ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है NR2, तो NR2 इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। समझ में आ रहा ना बच्चों, ये मुश्किल थोड़ी है, बहुत आसान है। पूरा खेल प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस करते जाओगे, समझते भी जाओगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, ये पक्की गारंटी है। मुश्किल क्या, बल्कि आप तो एंजॉय करोगे। तो अब ये n कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 आ गया, a प्लस डेल्टा। अब सब बच्चों को इन्वॉल्व करने वाला हूं, पता चल जाएगा किस किस बच्चों ने प्रैक्टिस की। उम्मीद की है कि सब बच्चों ने प्रैक्टिस की होगी। बोलो बच्चों, R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या होता है? यस, यू आर राइट, सब बच्चे बोल देते। क्लास होती तो R1 प्लस R2 इक्वल टू होता है A, ये हम प्रूव कर चुके हैं ना। तो n R1 प्लस R2 की जगह मैंने लिखा A और ये आ गया A प्लस डेल्टा। दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा इक्वल टू NA माइनस A, डेल्टा इज इक्वल टू A कॉमन निकाल लो, n माइनस 1। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही हैंडी फॉर्मूला है एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए। होपफुली ये सबको आसानी से समझ में आया होगा। इसको बच्चों नोट कर लो। ठीक है, तो ये आपका जो डेविएशन फॉर्मूला है मैं यहां लिख रहा हूं। एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू होता है n माइनस 1। चलिए, अब अगला टॉपिक में जो ले रहा हूं वो है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लाइट का डिस्पर्शन, हेडिंग डाल दो, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अच्छा बच्चों, अगर आपको थोड़ा याद हो, बहुत लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि व्हाइट कलर इज मेड ऑफ 7 कलर्स, और न्यूटन्स डिस्क एक्सपेरिमेंट सब बच्चों को याद आ गया होगा कि एक डिस्क होती है जिसपे 7 कलर, सर्कुलर डिस्क, उस सर्कुलर डिस्क में इक्वल विड्थ के 7 कलर्स पेंट किए जाते हैं। न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट है ये, और पेंट करके जब अपन सर्कुलर डिस्क को घुमाते हैं तो ये सर्कुलर डिस्क हमें व्हाइट कलर की दिखाई देती है, कलर्ड दिखाई नहीं देती। बड़ा जीनियस थे न्यूटन, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। ये न्यूटन्स डिस्क एक्सपेरिमेंट कहलाता है, सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। और इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला था कि व्हाइट कलर 7 कलर्स का बना होता है। ठीक, तो सारे 7 कलर्स मिलकर मिल जाएं तो व्हाइट कलर बन जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में इसका उल्टा हो रहा है, व्हाइट कलर से 7 कलर्स निकालते हैं। कब? जब एक सिंगल व्हाइट नैरो बीम ऑफ लाइट, वेरी नैरो रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, वेरी वेरी नैरो बीम को रे ऑफ लाइट कहते हैं। अगर वो किसी प्रिज्म से पास होती है तो क्या होता है, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। क्यों हो जाती है? दिस फेनोमेनन ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्शन। मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ये लाइट का एक फेनोमेनन है। क्या फेनोमेनन है? एक प्रिज्म है, ओके, ये प्रिज्म, एक रे ऑफ लाइट, व्हाइट रे ऑफ लाइट, व्हाइट रे ऑफ लाइट है ये, व्हाइट रे ऑफ लाइट। जब इसमें एंटर होती है तो ये रे ऑफ लाइट व्हाइट कलर की 7 कलर में डिसोसिएट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। सबको मालूम होगा ये कौन कौन से कलर, सब बोल पड़े होंगे, वेब गियर, ये एक स्क्रीन ले लिया मैंने सामने, तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ जाती है। ठीक है, 7 कलर्स
स्क्रीन के ऊपर ऐसे डिस्प्ले होने लगते हैं ये। और इन 7 कलर्स को ये जो आते हैं पैटर्न आता है ये रेक्टेंगुलर शेप में आते हैं। रेक्टेंगुलर स्ट्राइप्स ऐसी बोर्ड के ऊपर आ जाती हैं। वो रेक्टेंगुलर स्ट्राइप्स इसलिए आती हैं कि जो सोर्स है हमारा वो एक स्लिट के फॉर्म में है। ये एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड पे एक नैरो स्लिट कट है और इसके रेक्टेंगुलर शेप की, और यहां पर एक सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है। तो यहां से रेक्टेंगुलर शेप की लाइट निकलती है और ये रेक्टेंगुलर शेप की हमें स्ट्राइप्स स्क्रीन के ऊपर यहां हमें मिल जाती हैं। क्या ऑर्डर है इनका? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इनको हम कहते हैं वेब गियर। ठीक है, ये वेब गियर कहलाता है। तो व्हेन रे ऑफ लाइट, व्हाइट रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म, द रे ऑफ लाइट इज डिसोसिएटेड और splits into 7 constituent colors. This phenomenon of light is called dispersion of light. ये लाइट का phenomenon dispersion of light कहलाता है। सवाल ये कैसा होता क्यों है, चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले देखो कौन सी रे ऑफ लाइट सबसे ज्यादा डिविएट हुई और कौन सी रे ऑफ लाइट सबसे कम डिविएट हुई। ये एंगल ऑफ डिविएशन सफर किया कौन सी रे ऑफ लाइट ने? देखो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी, है ना, तो ये एंगल ऑफ डिविएशन सफर किया रेड कलर ने और सबसे ज्यादा डिविएशन सफर किया इस वॉयलेट कलर की रे ऑफ लाइट ने। ठीक है, और ये जो एंगल है थीटा, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्शन। ये सब बड़े काम की चीजें हैं। तो अब डिविएशन वॉयलेट का सबसे ज्यादा हुआ, रेड का सबसे कम। ऐसा क्यों हुआ? चलिए देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम होता है C/Cm। किसी मीडियम में, एयर में तो चाहे रेड कलर हो या वॉयलेट कलर हो, सारे कलर की स्पीड सेम होती है। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसकी स्पीड होती है एयर में? ये कोई सा भी कलर हो, वॉयलेट से लेकर रेड तक सारे कलर की स्पीड सेम होती है, सबकी वेवलेंथ सेम होती है, सबकी फ्रीक्वेंसी, एयर की बात कर रहा हूं, सबकी स्पीड सेम। ठीक है, याद रखना ही है, फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग होती है और वेवलेंथ भी अलग अलग होती है, लेकिन सबकी स्पीड एयर में होती है सेम सेम सेम। दैट इज टू बी कैप्ट इन माइंड। तो C सबकी स्पीड सेम होती है एज फार एज एयर इज कंसर्न। लेकिन जब लाइट किसी डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया गया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं लाइट की स्पीड कैलकुलेट करने के लिए। फिजॉस मेथड है, पहले आपके सिलेबस में था, अब नहीं है। फौकॉल्ट्स मेथड है, पहले आपके सिलेबस में था, अब नहीं है। माइकलसन्स मेथड है, पहले आपके सिलेबस में था, अब आपके सिलेबस में नहीं है। डिफरेंट मीडिया में, ट्रांसपेरेंट मीडिया में लाइट की स्पीड कैलकुलेट करने के लिए। अब आप हायर क्लास में आएंगे तो ये सारे मेथड पढ़ेंगे। ओके, तो किसी डेंसर मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो किस कलर की स्पीड होती है मैक्सिमम? CR इज मैक्सिमम। देयरफॉर NR इक्वल टू क्या होगा? C/CR होगा। रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C सबके लिए सेम, लेकिन CR इज मैक्सिमम। देयरफॉर रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मिनिमम, और CV इज मिनिमम इन अ मीडियम। वॉयलेट कलर की लाइट सबसे कम होती है, देयरफॉर वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/CV होगा। CV की वैल्यू लीस्ट है तो NV की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। दो बातें आ गई, डेंसर मीडियम में रेड कलर की स्पीड सबसे ज्यादा और वॉयलेट कलर की स्पीड सबसे कम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला C/C इन दैट मीडियम। एयर में तो सबकी स्पीड सेम होती है, चाहे वो रेड कलर हो या वॉयलेट कलर हो, लेकिन डिफरेंट डेंसर मीडियम में सबकी स्पीड अलग अलग होती है। पानी हो या ग्लास हो, उसमें रेड कलर मैक्सिमम स्पीड से चलता है, वॉयलेट कलर सबसे स्लो स्पीड से चलता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इस फॉर्मूला के हिसाब से रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मिनिमम एंड वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मैक्सिमम। ठीक है ना। अब आ जाइए इस फॉर्मूला के ऊपर, डेल्टा R इज इक्वल टू A NR-1, समझ रहे हो गया आप? डेल्टा NR रेड कलर का मिनिमम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रेड कलर के लिए ये क्या होगा? ये मिनिमम है, तो ये होगा मिनिमम।
आइए वॉयलेट के ऊपर, वॉयलेट का एन वी मैक्सिमम है, तो वॉयलेट का जो एंगल ऑफ डिविएशन होता है वो मैक्सिमम होता है, और जो डिफरेंट कलर्स होते हैं रेड और वॉयलेट के बीच में, उनका एंगल ऑफ डिविएशन इन बिटवीन वेरी करता है। तो व्हाइट रे ऑफ लाइट जब प्रिज्म में एंटर होती है तो हर कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू डिफरेंट होती है, और इस वजह से हर कलर की लाइट डिफरेंट एंगल से डिविएट होती है, और इसलिए लाइट अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो किस कलर के लिए डिविएशन होगा लीस्ट? ये देखो, ये रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में जा रही थी, रेड वाली इस एंगल से डिविएट हुई मिनिमम, तो ये रेड कलर की लाइट आ गई। वॉयलेट कलर की सबसे ज्यादा एंगल से डिविएट हुई तो वॉयलेट कलर की यहां आ गई डिविएट। रेड से ज्यादा डिविएट हुई ऑरेंज कलर की, ऑरेंज से ज्यादा डिविएट हुई येलो कलर की, येलो से ज्यादा डिविएट हुई ग्रीन, ग्रीन से ज्यादा ब्लू, ब्लू से ज्यादा इंडिगो, एंड लास्टली सबसे ज्यादा डिविएट हुई वॉयलेट कलर की रे ऑफ लाइट। तो लाइट जब किसी प्रिज्म से पास होती है तो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में डिसोसिएट हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड डिस्पर्शन, और ये उसका कॉज। नोट कर लिया होगा आपने, नोट कर लीजिए। कौन सा? अब देखो, ये हम जो बता रहे थे आपसे कि बता दें, देखो कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये कॉन्सेप्ट भूलना नहीं, ये कॉन्सेप्ट आगे बहुत काम आने वाले हैं। जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको दी जा रही है, दिमाग में बैठाई जा रही है, बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है, इसको भूलना नहीं होता बेटा। हाँ, ओके। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होपफुली आपने सब नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। Some important terms related with dispersion of light. Number 1, यह एंगल ऑफ डिस्पर्शन या एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है? एंगुलर डिस्पर्शन, इसको थीटा से डिनोट करते हैं। यह है कि कितने एंगल से रे ऑफ लाइट डिस्पर्स हो गई। तो ये किसका दोनों का डिफरेंस होता है? देखो, ये डेल्टा वी में से आप डेल्टा आर सब ट्रैक करोगे, ये एंगल बचेगा। तो थीटा इज इक्वल टू होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया आपके पास। सिंस डेल्टा आर, डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है? ये होता है ए एन वी माइनस 1। डेल्टा आर क्या होता है? ए एन आर माइनस 1। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। और मीन डेविएशन भी होता है इसके बाद, मीन डेविएशन। देखो, सारे कलर्स का अगर अपन डेविएशन का मीन निकालें, वॉयलेट से लेकर रेड तक का, तो उसका सबके डेविएशन के मीन को ही मीन डेविएशन कहते हैं, और ये एग्जैक्टली येलो कलर के बराबर होता है। याद रखना, मीन डेविएशन डेल्टा, तो डेल्टा इज इक्वल टू होता है डेल्टा वाई, रिमेंबर। तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए एन माइनस 1, मीन एंगल ऑफ डेविएशन ले लिया। तो सारे कलर में कौन सा कलर उस मटेरियल के एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता? एक और बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन आ गई। कौन सा कलर, किस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरे मीडियम के एवरेज या मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है? तो वो है येलो। क्योंकि येलो कलर की जो रे ऑफ लाइट का एंगल ऑफ डिविएशन होता है, सारे एंगल ऑफ डिविएशन का मीन के एग्जैक्टली बराबर होता है। तो ये हो गया मीन डिविएशन, ठीक। ओके, तो ये एक टॉपिक आया, ये एक टॉपिक मीन्स इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट टर्म। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म मीन डिविएशन। थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म जो आ रहा है यहां पर, ये आ रहा है डिस्पर्सिव पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्पर्सिव पावर। इसको डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा से डिनोट करते हैं, डिस्पर्सिव पावर। तो क्या होता है डिस्पर्सिव पावर? डिस्पर्सिव पावर ये डिनोट करता है कि जब रे ऑफ लाइट किसी प्रिज्म से पास होती है तो कितने वास्ट उसमें एंगुलर डिस्पर्शन होता है। वो प्रिज्म कितने लार्ज एंगल से इस रे ऑफ लाइट को डिस्पर्स कर देता है, फैला देता है। तो जितना ज्यादा फैलाएगा उसके डिस्पर्सिव पावर उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब जितना ज्यादा फैलेगा ये, यानी डेल्टा वी और डेल्टा आर में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, थीटा की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी।
तो ये किसका रेशो है? एंगुलर डिस्पर्शन और मीन डेविएशन का रेशो है ये। डिस्पर्सिव पावर कहते हैं। इट इज द रेशो ऑफ मीन एंगुलर डिस्पर्शन थीटा एंड मीन डेविएशन डेल्टा। डिस्पर्सिव पावर इज द रेशो ऑफ मीन या एंगुलर डिस्पर्शन थीटा एंड मीन डेविएशन डेल्टा। इसका फॉर्मूला चुटकियों में हम लोग डिराइव कर लेते हैं। होपफुली कि आपने नोट कर लिया होगा। अब ये मैं मिटा रहा हूं, यहां लिख दूं, ठीक है, होपफुली आ जाएगा। डिस्पर्सिव पावर, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू थीटा। थीटा क्या होता है? डेल वी माइनस डेल आर, डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल्टा। ठीक, ओके। तो अब यहां आ गया मैं, डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू डेल्टा वी क्या होता है? ए एन वी माइनस वन। नीडलेस टू से ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है जितना प्रिज्म फॉर्मूला है, लेकिन इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस आए हैं तो हमें कुछ छोड़ना थोड़ी। माइनस, ये माइनस आ गया, डेल्टा आर की वैल्यू ए एन आर माइनस वन। मुझे पूरी उम्मीद है कि सब बच्चे कॉज क्या है डिस्पर्शन का अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और आपने समझ भी लिया होगा कि ये मेन डिवीजन क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है, डिस्पर्सिव पावर क्या होती है। अब सिंपल सा फॉर्मूला डेरिवेशन है, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये आ गया। अब डेल्टा की वैल्यू क्या है? डेल्टा की वैल्यू ये है ए एन माइनस वन। एन की जगह येलो लिख दो तब भी चलेगा, ठीक है। ये मिटा रहा हूं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये ए एन वी ब्रैकेट ओपन किया, माइनस ए एन आर, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, होल अपॉन ए एज इट इज एन माइनस वन। अब ये क्या कैंसिल हुआ? ये माइनस है, अब ये प्लस है और माइनस से कैंसिल हो गया। ओके, अब क्या करना है हमें? अब क्या करते हैं, इसको आप दोबारा ए कॉमन ले लो, ये बचेगा एन वी माइनस एन आर अपॉन ए एन माइनस वन। ए से ए भी कैंसिल हो गया, तो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला आया एन वी माइनस एन आर अपॉन एन माइनस वन। ये इतना सिंपल सा फॉर्म, ये ड्राइव करने के लिए आता है, 3 मार्क्स का आ जाता है ये। तो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बातें कर रहे हैं अभी। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, और बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिवेशन था ये। किस टाइप का क्वेश्चन आता है? ओके, देखो, फॉर अ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इफ, एक प्रॉब्लम करवा रहा हूं, अगर वॉयलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है 1.56 और रेड कलर के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.48 एंड एन के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.52 किसी मटेरियल के लिए। वॉयलेट के लिए मैक्सिमम होता है, रेड के लिए मिनिमम होता है, इसके लिए मीन होता है, या येलो के लिए, ये इसको मैं एन येलो भी लिख दूं। तो कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है डिस्पर्सिव पावर कितनी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, वैल्यू पुट करिए, कैलकुलेट करिए, इसकी यूनिट नहीं होती, सिंपल कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे। नोट कर लीजिए। अच्छा, अब चलते चलते मैं आपको बता दूं कि ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना कैसे, प्रिज्म वाला। बहुत जल्दी करा दो, मेरा टाइम नहीं है, तो विद इन वेरी क्विक टाइम इंटरवल प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करना है बच्चों जरा ध्यान से देखना। अपन वाइंड अप करते हैं। प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, प्रिज्म एक्सपेरिमेंट कैसे करना है ये सब बच्चे ध्यान से सुनो। ये आप घर से एक ऐसी रेक्टेंगुलर A4 साइज की शीट आप घर से ले जाएंगे, ऐसी शीट। इस शीट को आपको एक ड्राइंग बोर्ड मिलेगा, ड्राइंग बोर्ड पे आप शीट को ड्राइंग पिन से पेस्ट कर दीजिए। अच्छा, घर से ये काम करके ले आना है। ये आप सीधे स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे और यहां पर एक एंगल 30 डिग्री और थोड़ी और डिस्टेंस के ऊपर ये 50 डिग्री। तो आप मेरे पास स्पेस कम है, आप 30 फिर 35 फिर 50, 30 35 40 45 50 55 अप टू 60, 30 से लेके छोटे छोटे गैप में आपको ऐसे लाइन डी से एंगल बना के ले जाना है।
तो शीट के ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, वो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर से आपने ये 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक आपने एंगल घर से बना के ले आना। आप उसको लैब में नहीं करना, आपको टाइम सेव करना है आपको। अब यहां प्रिज्म दिया है आपको, प्रिज्म ऐसे रखिए और प्रिज्म की बाउंड्री ड्रॉ कर दीजिए। अगर हिलता भी है तो आप उसको सेट कर लेंगे। अब एक पिन यहां लगाओ और दूसरा पिन यहां लगाओ, एक पिन यहां लगाया, दूसरा पिन यहां लगाया। जब आप इन पिन्स को यहां से देखोगे, ये आपका एंगल ऑफ व्यू होना चाहिए, बच्चों को दिखते नहीं, यहां से देखोगे आप तो ये रे ऑफ लाइट, ये दो पिन्स आपको ऐसे दिखाई देंगे। तो एक पिन यहां लगा दो, कहीं एक पिन यहां लगा दो और उसी की सीध में ऐसा दूसरा पिन यहां लगा दो कि ये चारों पिन, ये पिन P मान लो, ये पिन Q मान लो, ये पिन R मान लो, ये पिन, ये चारों एक ही लाइन में आपको दिखाई दे। इसको ज्वाइन कर दो ऐसे। तो ये आपकी रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी, अब ऐसे जा रही है। ये एंगल ऑफ डिविएशन की एक वैल्यू आ गई। इसी तरह यहां करना है, प्रिज्म यहां लगाया आपने, एक पिन यहां लगाया, दूसरा पिन यहां लगाया, ये पिन P, ये पिन Q। यहां से देखोगे तो ये दोनों पिन के दिखाई देंगे, दोनों पिन सीधे लगाना है, आड़े तिरछे नहीं लगाना है आपको। हैमर, ऑल पिन की बात हो रही है, लकड़ी का हैमर दिया जाएगा, उससे हैमर करना है आपको, ठीक है। यहां से देखोगे तो ये बॉटम देखना, ये P और Q दिखाई देंगे। ऐसे एंगल से देखो कि ये P और Q आपको एक ही सीध में दिखाई दे। ये आपने एक थर्ड पिन लगा दिया, इसको आपने S मान लिया और इसी की सीध में आपने एक फोर्थ पिन लगा दिया, ये हो गया R, और ये फोर्थ पिन को मान लिया आपने S। जब चारों पिन आपको एक ही दिखाई दे, ऐसे पर्टिकुलर एंगल से देखना है, तो धीरे से पिन निकालो, उसके इंप्रेशन को एनसर्कल कर दो। पिन निकालो धीरे से, उसके जहां पर एम्बेडेड था उसके इंप्रेशन को एनसर्कल कर दो, ज्वाइन कर दो। तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी, ये रे ऑफ लाइट आपने प्रोड्यूस कर दी, ये आ गया एंगल ऑफ डिविएशन फॉर लास्ट एंगल 50 डिग्री। अब ऐसा आप ग्राफ प्लॉट करोगे, तो ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ का शेप आएगा, ये एंगल ऑफ डिविएशन, ये उसकी मिनिमम वैल्यू पहले बता चुका हूं आपको मैं लास्ट टर्म में। ये एंगल I 50 डिग्री के आसपास इसकी वैल्यू मिनिमम आती है। ये ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, ग्राफ ऐसा चेक किया जाएगा और ये इसका मेथड है इस करने का। स्कूल खुल जाएंगे आपके तो आपको एक बार दोबारा मैं इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा। अब टाइम आज का यहीं पर खत्म हुआ। अगले टर्म में हम लोग, बच्चों आप तैयारी करके आना, हम स्टार्ट करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और वो है रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस, उसके बाद लेंस, उसके बाद लेंस मेकर्स फॉर्मूला, फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, अगले टर्म में आप इसको, अगले वाले चैप्टर को आपको मैंने बता दिया, इनकी तैयारी करके आइए और अगले टर्म में अपन लोग बात करेंगे। टिल देन गुड बाय।